नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आइए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास एक छोटा-सा प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में आपके पास एक वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू 40 है और वो वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है। और इफ कंडीशन में आपके पास a ग्रेटर देन 40 लॉजिकल एंड a लेस देन 45। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका a इन द रेंज फ्रॉम 40 टू 45 प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका a का वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवेल्युएट होगा? अब कोई भी स्टूडेंट इसको देखकर कह सकता है कि ये आपका 40 से तो ग्रेटर नहीं है और ये आपका 45 से लेस है। दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका जो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आपका आंसर 40 आएगा। और आंसर तो 40 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर थोड़ा-सा इस पे लाइट डाल लीजिए कि ये किस तरह से इवेल्युएट होगा, कितना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कितना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। इफ a ग्रेटर देन 40 लॉजिकल एंड a लेस देन 45। तो हमेशा कोई भी एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट होता है। उसमें आपको देखना है, आपको पता होगा कि आपकी कुछ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो आपको ज्यादा प्रेसिडेंस वाला पहले एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो ज्यादा प्रेसिडेंस वाला एग्जीक्यूट तो होगा पहले, पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए बिल्कुल लास्ट में जाके पहले उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लो। चलिए इसमें देखिए कि कैसे इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रीड होना है। कैसे रीड होगा? तो एक सबसे पहले देखोगे a का वैल्यू आपका 40 रखा जाएगा। 40 ग्रेटर देन 40 लॉजिकल एंड a लेस देन 45। एक स्टेप में मैं केवल a की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? और जो सबसे लेफ्ट में पड़ेगी पहले वो। तो a का वैल्यू 40 रख दिया। अब आप देखोगे इसमें आपका जो फर्स्ट ऑपरेटर आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है। तो ग्रेटर देन का लेफ्ट ऑपरेंड तो आपको 40 दिखाई दे रहा है, पर जो राइट ऑपरेंड है, क्योंकि राइट साइड में एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखी हुई है। राइट ऑपरेंड 40 होगा या 40 लॉजिकल एंड ए होगा या फिर 40 लॉजिकल एंड ए लेस देन 45 होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए आप देखोगे कि ग्रेटर देन के बाद कौन सा ऑपरेटर आ रहा है। कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड की जो प्रेसिडेंस होती है वो ग्रेटर देन से कम होती है, इसलिए लॉजिकल एंड को वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले का पूरा एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक तरह से ग्रेटर देन के दो ऑपरेंड आपके 40 और 40 हो जाएंगे। और 40 ग्रेटर देन 40 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है, नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो प्लेस कर दिया है और बाकी का एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख दिया है। ओके, अब आप देखोगे लॉजिकल एंड आपका इवेल्युएट होगा। अब देखिए लॉजिकल एंड या तो इवेल्युएट होगा या फिर इसको वेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपके पास जीरो है। अब इसका राइट ऑपरेंड देखोगे, राइट ऑपरेंड इसका या तो ए होगा या फिर ए लेस देन 45 होगा। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखोगे आप लॉजिकल एंड के राइट में जो आपका ऑपरेटर आ रहा है वो लेस देन आ रहा है। लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए लॉजिकल एंड को वेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए लेस देन 45 इवेल्युएट होगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल रूल होता है लॉजिकल एंड के लिए। क्योंकि लॉजिकल एंड का अगर लेफ्ट ऑपरेंड जीरो हो जाता है तो उसका राइट ऑपरेंड इवेल्युएट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एंड का मीनिंग होता है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर लेफ्ट वाली ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो उस कंडीशन में राइट वाली कंडीशन को इवेल्युएट करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। तो इसलिए आपका जो टोटल एक्सप्रेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो F0 होने की वजह से आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में आपका एक वैल्यू 40 डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डीप कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब तक के कंसेप्ट अगर आप अपने पुराने कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका जो आंसर A40 आ रहा था, पर आगे के क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर सकते थे उस लॉजिक की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40 आंसर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा एक्सप्रेशन। इसको देखकर भी कोई भी कह देगा कि भैया लॉजिकल एंड बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले p डबल इक्वल टू 5 एग्जीक्यूट होगा, फिर q ग्रेटर देन 5 इवेल्युएट होगा। फिर आप देखोगे दोनों आपके नॉन जीरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो वाई नॉट सी आएगा, अदरवाइज आपका डेफिनेटली सी आएगा। बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपका तुक्का सही बैठ जाता। ओके, चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं। हर समय आपका ये लॉजिक काम करेगा ये जरूरी नहीं है। तो इफ p डबल इक्वल टू 5 लॉजिकल एंड q ग्रेटर देन 5, तो इसको भी हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। भले ही आप इसमें कहो कि ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, फिर आपका डबल इक्वल टू की प्रेसिडेंस है और फिर आपका लॉजिकल एंड की सबसे कम है। ओके,
तो कोई भी अगर प्रेसिडेंस टेबल को ध्यान में रखेगा तो भैया वो क्यू ग्रेटर देन 5 को इवेल्युएट होगा। और मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्यू ग्रेटर देन 5 को इवेल्युएट भी नहीं होगा, इवेल्युएट करने की भी जरूरत नहीं है, कंपाइलर यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं कभी भी। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने p का वैल्यू प्लेस किया 8 डबल इक्वल टू 5, लॉजिकल एंड क्यू ग्रेटर देन 5, बाकी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे लॉजिकल, उसके बाद पहले आप देखोगे कि आपका कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे पहले आ रहा, तो उसका लेफ्ट ऑपरेंड 8 है, राइट ऑपरेंड क्या होगा, राइट ऑपरेंड या तो 5 होगा या फिर 5 लॉजिकल एंड क्यू होगा या फिर 5 लॉजिकल एंड क्यू ग्रेटर देन 5। कैसे पता चलेगा, तो आप उसके लिए इस कंपैरिजन ऑपरेटर को आप लॉजिकल एंड से कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन और लॉजिकल एंड में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, कंपैरिजन ऑपरेटर की ज्यादा होती है, इसलिए लॉजिकल एंड को वेट कराइए और पहले आपका 8 डबल इक्वल टू 5 इवेल्युएट होगा। तो यहाँ से 8 डबल इक्वल टू 5 आपकी कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट 0 होगा। फिर 0 लॉजिकल एंड क्यू ग्रेटर देन 5। अब आ गया आपका लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड तो 0 है, और आपको देखना पड़ेगा उसका राइट ऑपरेंड है क्या, राइट ऑपरेंड आपका या तो क्यू होगा या क्यू ग्रेटर देन 5। अब क्योंकि ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो इसलिए लॉजिकल एंड को वेट करना पड़ेगा और क्यू ग्रेटर देन 5 पहले इवेल्युएट होना चाहिए था। पर हमारे पास लॉजिकल एंड का रूल होता है, स्पेशल रूल होता है, वो क्या होता है कि अगर उसका लेफ्ट ऑपरेंड 0 है तो राइट ऑपरेंड आपका इवेल्युएट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन 5 इवेल्युएट भी नहीं होगा और आपका टोटल एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंस टेबल की तरफ देखते हो और अगर आप ये मानते हो कि प्रेसिडेंस टेबल में जो पहले लिखा हुआ वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्व वही होता है पहले, पर आपको कुछ स्पेशल रूल्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए और वो कब इवेल्युएट होंगे, ठीक है, वो तभी इवेल्युएट होंगे जब हमारा जो कंट्रोल है वो उस ऑपरेटर तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी भी एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में खड़े हो और बिल्कुल लास्ट में जाके आप सबसे पहले उसको इवेल्युएट करके आओ, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ से आपका F0 होने की वजह से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डेफिनेटली यस सी आंसर आएगा। तो अगर इस कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, अदरवाइज जल्दबाजी में आप अपने क्वेश्चंस को गलत भी मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू -1 है, q की वैल्यू 1 है और r और s को इवेल्युएट किया गया है। इसको तो बहुत जल्दी इवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही आपका ऑपरेंड है। चलिए उसको भी देखते हैं। तो पहले आप r इक्वल टू पी लॉजिकल एंड q, हम एक बार में एक वैल्यू को ही रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आपका p, अच्छा मैंने p को क्यों उठाया, सबसे पहले r इक्वल टू को क्यों नहीं उठाया, r इक्वल टू उठेगा सबसे पहले क्योंकि इक्वल टू का लेफ्ट ऑपरेंड तो r है और राइट में सारे जो ऑपरेटर हैं वो इससे बड़े हैं, तो इसलिए p लॉजिकल एंड q राइट ऑपरेंड होगा किसका, इक्वल टू का। तो ध्यान दीजिएगा इक्वल टू आपका बाइनरी ऑपरेटर है जिसका लेफ्ट और राइट ऑपरेंड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप p की वैल्यू को -1 प्लेस करते हो, ठीक है, तो लॉजिकल एंड q, तो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड तो आपको -1 है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है और लॉजिकल एंड में दोनों नॉन जीरो होते हैं तब जाके वैल्यू 1 आती है। ओके, तो इसलिए आप देखोगे कि ये वैल्यू तो नॉन जीरो हो गई, फिर राइट ऑपरेंड पिक करेगा, राइट ऑपरेंड में केवल क्यू है और क्यू की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही वैल्यू नॉन जीरो है, इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो गई। अब आप एस इक्वल टू पी और क्यू पे आइए, तो p का वैल्यू -1 प्लेस किया जाएगा और लॉजिकल और के दो ऑपरेंड हैं, एक ऑपरेंड आपका -1 है, दूसरा ऑपरेंड आपका q है। अब मैंने बताया था कि लॉजिकल और के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड ही आपका नॉन जीरो हो जाता है तो फिर आपका राइट ऑपरेंड इवेल्युएट भी नहीं होता है और आपका जो आंसर होगा वो 1 आ जाता है। तो r का वैल्यू 1 होगा, s का वैल्यू 1 होगा। अब आप अपने आंसर को देखिए, इसमें प्रिंट क्या कराया गया है, इसमें प्रिंट आपका p और q कराया गया है, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा कि अगर आपका आर और एस प्रिंट कराया गया होता तो आपका 1 और 1 आता, और क्योंकि पी और क्यू को प्रिंट कराया गया है, कैलकुलेट कुछ और कराया गया आपसे और प्रिंट कुछ और कराया गया, तो प्रिंट कराएगा पी और क्यू की वैल्यू तो -1 और 1 ही है, वो तो कहीं चेंज हुई नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो -1 और 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपका x इक्वल टू 20 है, y इक्वल टू 40 है और z इक्वल टू 45 है। तो एक वेरिएबल को बाकी दोनों वेरिएबल से कंपेयर कराया गया है, अगर x y से भी ग्रेटर है और z से भी ग्रेटर है तो आंसर x बिग आएगा, अदरवाइज अगर y दोनों से बड़ा है तो y बिग आएगा और z अगर बड़ा है तो z बिग है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेड की वैल्यू दोनों एक्स और वाई से बड़ी है। इसका मतलब लास्ट वाला जो केस है, इफ जेड ग्रेटर देन एक्स जेड ग्रेटर देन वाई, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी और आंसर जेड इज बिग आएगा। नो डाउट आपका आंसर जेड इज बिग ही आएगा। आप बिल्कुल सही है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अब तक के जो कंसेप्ट हैं चलिए उसी को रिवाइज कर लेते हैं इसी बहाने। एक्स ग्रेटर देन वाई लॉजिकल एंड एक्स ग्रेटर देन जेड कैसे इवेल्युएट होगा। एक्स की वैल्यू 20 पुट किया आपने, 20 ग्रेटर देन वाई लॉजिकल एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। तो ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस आपकी लॉजिकल एंड से ज्यादा होती है, तो इसलिए पहले 20 ग्रेटर देन वाई आपका इवेल्युएट होगा। वाई की वैल्यू 40 रखी हमने, 20 ग्रेटर देन 40 आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो लॉजिकल एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। अब लॉजिकल एंड के दो ऑपरेंड, एक तो 0 है, एक एक्स ग्रेटर देन जेड है। और क्योंकि मैंने बताया था लॉजिकल एंड का अगर लेफ्ट ऑपरेंड 0 हो जाए तो राइट ऑपरेंड इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इफ 0 की वजह से आप सीधा एल्स में जाओगे। एल्स में आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन है, वो भी इसी तरह से इवेल्युएट होगा। y ग्रेटर देन x लॉजिकल एंड y ग्रेटर देन z। y का वैल्यू 40 है और ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस लॉजिकल एंड से ज्यादा होती है, तो x का वैल्यू भी प्लेस किया जाएगा। 40 ग्रेटर देन 20 इवेल्युएट होकर आपको 1 देगा। 1 लॉजिकल एंड y ग्रेटर देन z। अब क्योंकि लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 1 है और राइट ऑपरेंड इसका y ग्रेटर देन z है, तो लॉजिकल एंड का अगर लेफ्ट ऑपरेंड 1 होता है तो राइट ऑपरेंड को भी आपको देखना पड़ेगा। तो y ग्रेटर देन z यहाँ पर इवेल्युएट होगा। तो y का वैल्यू 40 प्लेस किया जाएगा, z का वैल्यू 45 प्लेस किया जाएगा और 40 ग्रेटर देन 45 जब इवेल्युएट होगा तो आपका 0 होगा। यहाँ से आप देख सकते हो लॉजिकल एंड पूरा इवेल्युएट नहीं हुआ है, उससे पहले आपका ग्रेटर देन आपका इवेल्युएट हुआ है, इसका मतलब ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंस का रोल आता है। तो 40 ग्रेटर देन 45 0 हो गया और 1 और 0 का लॉजिकल एंड आपका 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो दूसरा इफ भी आपका फॉल्स हो गया। तो लाइए लास्ट केस देखिए। लास्ट केस में आपका जब जेड का वैल्यू प्लेस करोगे तो जेड का वैल्यू 45 प्लेस किया, फिर एक्स का वैल्यू प्लेस होगा आपका और 45 ग्रेटर देन 20 आपका 1 होगा। लॉजिकल एंड जेड ग्रेटर देन 5, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड 1 है तो इसलिए राइट ऑपरेंड पूरा इवेल्यूट होगा। तो जेड ग्रेटर देन वाई में आपका जेड का वैल्यू 45, वाई का वैल्यू 40, 45 ग्रेटर देन 40 कंडीशन सेटिस्फाई, आपको 1 मिलेगा। और लॉजिकल एंड के दोनों ऑपरेंड आपके 1 हो गए तो आपका ये 1 हो जाएगा और इफ ट्रू होने की वजह से आपका आंसर जेड इज बिग आ जाएगा। तो लास्ट में आपका आंसर जेड इज बिग हो गया। तो इस तरह से इवेल्युएट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आई का वैल्यू -1 है और जे का वैल्यू 1 है। के और एम आपके दो वेरिएबल हैं जो यूज किए गए। अब ये एक्सप्रेशन किस तरह इवेल्युएट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका के इक्वल टू नॉट आई लॉजिकल एंड जे है आपका। तो इसमें अगर आपके आई की वैल्यू को जब सबसे पहले प्लेस करोगे तो आई की वैल्यू आपकी -1 है, तो -1 प्लेस कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका लॉजिकल नॉट और आई का वैल्यू आपका -1 है। तो आई का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो लॉजिकल नॉट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो -1 का जो नॉट होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 लॉजिकल एंड जे, क्योंकि लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 0 है, राइट ऑपरेंड आपका जे है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो के का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा आपका। अब आइए एम की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, और एम की वैल्यू किस तरह से इवेल्युएट होगी, लॉजिकल नॉट आई लॉजिकल और जे। तो पहले आप आई की वैल्यू को प्लेस करोगे तो आई की वैल्यू -1 प्लेस की जाएगी और -1 का जो नॉट होता है वो 0 हो जाएगा आपका। और 0 लॉजिकल और जे, और लॉजिकल और ऑपरेटर है जिसका लेफ्ट ऑपरेंड 0 है तो राइट ऑपरेंड आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। लॉजिकल और के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड 1 होता है तभी आप राइट ऑपरेंड को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप जे की वैल्यू को इवेल्युएट करोगे तो जे की वैल्यू -1 है और लॉजिकल और के दो ऑपरेंड है, एक 0 है एक आपका नॉन 0 है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू 1 हो गया, के का वैल्यू 0 हो गया। इनको प्रिंट करोगे तो के आपका 0 प्रिंट होगा और आपका एम आपका 1 प्रिंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख के बता दीजिए मुझे तुरंत। अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे तो के इक्वल टू नॉट 5 लॉजिकल एंड जे, तो पहले नॉट 5 इवेल्युएट होगा, नॉट 5 आपका 0 हो जाएगा, लॉजिकल एंड जे। अब क्योंकि लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड 0 है तो जे को आपको एक्सेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका के का वैल्यू सीधा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर के इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आई का वैल्यू -4 है और आपका एक जे और नम दो वेरिएबल है।
जिनको इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए इनमें गार्बेज वैल्यू अभी अब जे की वैल्यू इवैल्यूएट की जा रही है। और कंडीशन जो चेक की गई है नम लेस देन 0, क्योंकि एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 आपका नम लेस देन 0 है, और एक्सप्रेशन 2 आपका 0 है, और एक्सप्रेशन 3 आपका नम क्रॉस नम है। तो यहाँ पर नम की वैल्यू क्या है? नम की वैल्यू तो आपकी कहीं इनिशियलाइज ही नहीं की गई है, ना ही वो इनपुट कराई गई है, तो इसलिए नम में गार्बेज वैल्यू आएगी। और गार्बेज वैल्यू क्या होगी ये आपको नहीं पता, क्योंकि ये सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो नम लेस देन 0 आपका ट्रू भी हो सकता है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सेटिस्फाई करेगी तो आपका आंसर 0 आएगा जे में, नहीं करेगी तो नम क्रॉस नम आएगा। तो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका आंसर अनप्रेडिक्टेबल होगा आपका। ओके, तो ये आपका इवेल्युएट हो या नहीं हमें नहीं पता, तो इसका जो आंसर है वो अनप्रेडिक्टेबल होगा आपका, क्योंकि नम की वैल्यू गार्बेज थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर के आपका एक वेरिएबल है और नम की वैल्यू आपकी 30 है, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। तो जब ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होगा तो किस तरह से इवेल्युएट होगा आपका आंसर 200 आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका नम की वैल्यू प्लेस की जाएगी, तो नम की वैल्यू 30 है। आप 30 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क एंड सो ऑन, तो 30 ग्रेटर देन 5 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर 1 प्लेस कर दिया जाएगा। अब टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन 1 अगर 1 हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होता है। तो एक्सप्रेशन 2 में क्या है आपका, चलिए एक्सप्रेशन 2 को इवेल्युएट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये तो इवेल्युएट होना ही है। तो आपका जो एक्सप्रेशन 2 है उसमें वैल्यू आपकी 30 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। और 0 टू टर्नरी ऑपरेटर 100:200। ओके, चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन 1 जो नेस्टेड आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, इसमें आपका जो 0 वैल्यू हो गई है, आपकी एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू 0 हो गई है, तो इस वजह से इसका फॉल्स वाला पार्ट मतलब 200 वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा, जो अंदर वाला जो आपका नेस्टेड आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 1 टर्नरी ऑपरेटर 200:500। तो क्योंकि 1 आपका नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू के केस में एक्सप्रेशन 2 मतलब 200 आपका के में असाइन किया जाएगा, और के का वैल्यू 200 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर पुट क्या किया गया है? यहाँ पर आपका जो पुट किया गया है वो आपका नम को पुट किया गया है, और नम को पुट करने की आपका के इक्वल टू जो 200 इवेल्युएट हुआ है वो आपका प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर आपका नम का वैल्यू 30 प्रिंट होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इक्वल टू 4 है, ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरह से इवेल्युएट होगा। वैसे ही ट्रेवर्स करेंगे इसको भी, के का वैल्यू आपने 4 रखा, तो यहाँ पर जो 4 है, 4 के साथ एक तो लॉजिकल नॉट लगा हुआ है, एक आपका नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। इन दोनों में जो हायर प्रेसिडेंस है वो लॉजिकल नॉट की है, तो लॉजिकल नॉट 4 जब इवेल्युएट होगा तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि लॉजिकल नॉट किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को 0 कर देता है और 0 वैल्यू को 1 कर देता है। तो यहाँ पर आपने 0 प्लेस कर दिया, 0 नॉट इक्वल टू 1, बाकी का एक्सप्रेशन आपने एज इट इज लिखा। चलिए आगे का एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। आगे के एक्सप्रेशन में अगर आप 0 नॉट इक्वल टू 1 को इवेल्युएट करते हो, तो 0 नॉट इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1 तो इक्वल नहीं होते हैं, तो इस वैल्यू को हम 1 प्लेस कर सकते हैं। उसके आगे आपका printf वेलकम लिखा हुआ है, तो अगर 1 आपका नॉन जीरो है तो एक्सप्रेशन 2 मतलब आपका जो वेलकम है वो प्रिंट हो जाएगा, और आपका जो आंसर है वो आपका वेलकम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 5 है, तो दो एक्सप्रेशन है आपके, p इक्वल टू x ग्रेटर देन 9। तो ये तो इजी है आपका, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको। तो 10 ग्रेटर देन 9 मतलब आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो p में वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो p में तो वैल्यू 1 आ जाएगी, अब q में वैल्यू कैसे आएगी? तो वैसे तो आप इसको देख सकते हो, बहुत जल्दी इवेल्युएट कर सकते हो कि लॉजिकल एंड बाद में इवेल्युएट होगा, पहले x ग्रेटर देन 3 और y नॉट इक्वल टू 3 इवेल्युएट होंगे। चलिए सिंपल है, x ग्रेटर देन 3 10 ग्रेटर देन 3 होता है, और y नॉट इक्वल टू 3 5 नॉट इक्वल टू 3 है, दोनों कंडीशन ट्रू है आपकी। इस तरह से q का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। चलिए आपके अकॉर्डिंग इसमें 1 आ जाएगा, और इसको अगर वैसे इवेल्युएट करते हैं तो वो भी 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है तो इसको आप खुद ट्राइवर्स करके देख सकते हो। तो x का वैल्यू 10 रखा, 10 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल एंड y नॉट इक्वल टू 3, 10 ग्रेटर देन 3 कंडीशन आपकी ट्रू है,
लॉजिकल एंड से पहले आपका ग्रेटर देन इवेल्युएट हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू 1 हो गई। 1 लॉजिकल एंड y नॉट इक्वल टू 3, तो 1 लॉजिकल एंड के दो ऑपरेंड आपके 1 और y नॉट इक्वल टू 3 है, तो पहले y नॉट इक्वल टू 3 को इवेल्युएट करोगे, y की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 नॉट इक्वल टू 3 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 लॉजिकल एंड 1 आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से फाइनल आंसर आपका 1 और 1 आएगा। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले इसी तरह से, क्योंकि इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे बाद में इवेल्युएट होगा, जो आपका लेफ्ट में है, बाकी जो राइट में आपको दे रखा है वो एक पैरेंथेसिस के अंदर प्लेस है, तो इसकी वजह से उसकी प्रेसिडेंस आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का वैल्यू 30 प्लेस किया, 30 नॉट इक्वल टू 10, तो 30 नॉट इक्वल टू 10 पहले इवेल्युएट होगा, तो 30 और 10 इक्वल नहीं होते, इस वजह से इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 1 लॉजिकल एंड बी इक्वल टू 50, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉजिकल एंड का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट ऑपरेंड है, वो 1 हो गया है, और राइट ऑपरेंड आप देखोगे क्योंकि ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, तो b इक्वल टू 50 पहले सॉल्व होगा। b इक्वल टू 50 कैसे सॉल्व होगा, तो 50 की वैल्यू आपकी b कोसाइन हो जाएगी, और जो b का जो वैल्यू होगा वही पूरी पैरेंथेसिस का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर आप 50 प्लेस करोगे। 50 प्लेस करने की वजह से अब आप लॉजिकल एंड के दोनों ऑपरेंड्स को देख सकते हो, 1 और 50 दोनों ही नॉन जीरो है, तो इसलिए x का वैल्यू 1 आ जाएगा, आपका आंसर 1 प्रिंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 200 है, और c इक्वल टू कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये किस तरह से आपका इवेल्युएट होगा इसकी देख सकते हो। तो इसमें भी आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो सबसे पहले आपका a का वैल्यू 100 पुट किया जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो डबल इक्वल टू है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका लेफ्ट ऑपरेंड 100 है, राइट ऑपरेंड क्या होगा, राइट ऑपरेंड या तो 100 होगा, या 100 लॉजिकल और बी होगा, या फिर पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉजिकल और के लेफ्ट ऑपरेंड तो 100 है, पर जो राइट ऑपरेंड में आपका जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है वो लॉजिकल और आ रहा है, लॉजिकल और की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है, इस वजह से पहले लॉजिकल आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो इवेल्युएट हो जाएगा। तो 100 डबल इक्वल टू 100 आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इस वजह से आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लेस कर दोगे, तो 1 लॉजिकल और बी ग्रेटर देन 200। अब क्योंकि लॉजिकल और के दो ऑपरेंड है, एक 1 है, और राइट ऑपरेंड अगर आप देखोगे तो वो बी नहीं होगा, वो बी ग्रेटर देन 200 पूरा होगा। तो लॉजिकल और के लेफ्ट ऑपरेंड अगर 1 होता है तो राइट ऑपरेंड इवेल्युएट भी नहीं होता, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको भी इस तरह से डिस्कस कर सकते हो। इसमें भी आप x की वैल्यू पहले 11 प्लेस करोगे, और लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो लॉजिकल और से ज्यादा होती है, इसलिए 11 डबल इक्वल टू 5 पहले इवेल्युएट होगा, और ये आपको वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, 0 लॉजिकल और y नॉट इक्वल टू 4। अब लॉजिकल और के दो ऑपरेंड, एक तो 0 हो गया, राइट ऑपरेंड इसका y नॉट इक्वल टू 4 होगा, तो y नॉट इक्वल टू 4 पहले इवेल्युएट होगा, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड 0 है, इसलिए राइट ऑपरेंड को इवेल्युएट करना पड़ेगा। 6 नॉट इक्वल टू 4 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो 1 हो जाएगा। तो अब लॉजिकल और के दो ऑपरेंड में से एक 1 हो गया, तो इस वजह से आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर a का वैल्यू 300 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 20 है, और आपका if के बाद आपके बेसिस मिसिंग है, तो if के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट होगी, वो b इक्वल टू 300 होगी, और c इक्वल टू 200 if से बाहर होगी। तो ये किस तरह से इवेल्युएट करेगा, तो आप पहले नॉट a का वैल्यू प्लेस करोगे, तो नॉट 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 400। अब नॉट लॉजिकल नॉट, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बाइनरी ऑपरेटर से ज्यादा होती है, तो लॉजिकल नॉट पहले इवेल्युएट होगा, 300 का लॉजिकल नॉट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल नॉट नॉन जीरो वैल्यू को 0 कर देता है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस वजह से आंसर 0 हो जाएगा। तो इफ 0 का मतलब b इक्वल टू 300 असाइनमेंट नहीं होगा, केवल c इक्वल टू 200 ही होगा, क्योंकि वो if के बाहर था। तो इस तरह से दे सकते हो, c का वैल्यू 200 हो गया, b की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो b की वैल्यू जो पहले 10 थी वही रहेगी, और आपका जो आंसर आएगा वो 10 और 200 आएगा। तो 10 और 200 आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू 500 है, तो 500 अगर आप प्लेस करोगे तो 500 का लॉजिकल नॉट भी 0 होगा, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फिर से 0 आएगा, और फिर से 0 होने की वजह से इस बार भी आपका b का असाइनमेंट 300 नहीं होगा, b की जो पहले वैल्यू थी 100 वही रहेगी, और c की वैल्यू तो आपकी 200 हो जाएगी, क्योंकि ये इससे बाहर है। तो यहाँ पर b का वैल्यू 100 और c का वैल्यू 200 आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके,
तो ये क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और थोड़ा आपकी नॉलेज को भी इसने इम्प्रूव किया होगा। बाकी क्वेश्चंस को लेके मैं जल्दी ही हाज़िर होऊँगा आपके सामने और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि लाइक को देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा से ज़्यादा कहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो का लिंक सबसे पहले उनके पास भी पहुँच जाए क्योंकि आपके पास तो पहुँच ही रहा है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।